यूपी पुलिस के हिंदी में प्रमुख टॉपिक जो जो आते हैं हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम में, और ख़ासकर यूपी पुलिस के लिए मैं यह बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहले देखो, मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन बता देना चाहता हूँ। अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे अच्छा मंत्र है। अगर कोई पूछे सफलता कैसे आती है, तो उसके लिए एक यही मोटिवेशन है कि अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना सफलता का सबसे अच्छा मंत्र है। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक हैं यूपी पुलिस के हिंदी में। तो पहला टॉपिक का नाम है वर्णमाला। भाई वर्णमाला से शुरू करेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है वर्णमाला, दूसरा में है संधि, उसके बाद समास, फिर लिंग, वचन, कारक, वाक्य शुद्धि, काल, वर्तनी, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति एवं मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या उसी को बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश, वाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, समरूपी, भिन्नार्थक। और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं और साहित्य से आपका आता है प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। हिंदी में पुरस्कार, मतलब पुरस्कारों से जो जो प्रश्न बनता है। तो ये यूपी पुलिस के टॉपिक है भाई। एक बार इसको मैं कैमरे में दिखा देना चाहता हूँ अपने कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और हमने बताई टोटल 31 टॉपिक हैं भाई। इस 31 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं हिंदी में है। इतना तैयार करने के बाद आपका सभी हिंदी यानी संपूर्ण हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। आइए हम इसका पहले चैप्टर अर्थात वर्णमाला का पहला टॉपिक हम जो माने हैं वर्णमाला, उसको हल कराएंगे और एक एक करके सभी चैप्टरों को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला चैप्टर खोलते हैं, वर्णमाला। तो पहला चैप्टर हमारा आ गया वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जिसे तोड़ा न जा सके, उसे वर्ण यानी अक्षर कहते हैं। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछेगा तो वर्ण या ध्वनि। लिखने के अनुसार वर्ण हो जाता है और उसी को मुख से बोल देते तो वह ध्वनि। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछेगा तो शब्द, क्योंकि शब्द का एक सार्थक अर्थ होता है, मतलब एक शुद्ध अर्थ होता है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि। अब अगला आगे देखते हैं, वर्ण के भेद की बात करें तो वर्ण के दो भेद हैं। स्वर और व्यंजन के हिसाब से टूटता है दो भेदों में। स्वर की बात कर लेते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए वह स्वर होता है। मतलब जो भी वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वह क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। जैसे मात्राएं, यह स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, री, ए ओ औ, अंग अ। अंग अह को हम लोग टोटल अंग और अ दोनों को मिला के अयोगवाह कहते हैं। और अंग अलग अलग देखेंगे तो अंग की मात्रा जो होती है, अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग बोलते हैं। और इसी हिसाब से हम लोग व्यंजन की बात कर लेते हैं आगे। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से, मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे
क, ख, ग, घ, अंग ऐसे होता है पूरा ना, क से ज्ञ तक। यह सब स्वरों की सहायता से, क्योंकि क को जब हम तोड़ेंगे क प्लस अ में टूटता है, अ की मात्रा उसमें रहती है। और जैसे ख है, एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है, तो ख जो है वो ख प्लस अ से मिलकर बना है। मात्राओं की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दिया है ग, ज, उसी प्रकार से इन सब में अ छुपा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या स्वर। स्वर की बात कर लेते हैं। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या बात करें तो 11 है, जबकि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10। क्योंकि री सी जो है, री जो होता है वह जब हम लोग बोलते हैं तो वह री की ध्वनि यानी अर्थात र वाले हिंदी के र जो क से ज्ञ तक में र आता है उसकी ध्वनि देने लगता है। जबकि लिखते हैं तो री लिखते हैं, री सी मात्रा वाला। इसीलिए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11, जबकि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। आगे देखते हैं हम लोग स्वरों के प्रकार की बात करेंगे। तो स्वरों को हम निम्न प्रकार में बांटते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ और ई एकदम कम समय लगे, मतलब कम से कम समय में जो सब बोल देते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे तुरंत बोल दिया जाता है आगे से ही। ई, उ और ई, अ, ई, उ और ई, ये जो 4 शब्द हैं, 4 मात्राएं हैं, यह ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर में। जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा औ। अर्थात संयुक्त स्वर की संख्या को अगर कोई पूछे तो हम बताएंगे 7। संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ स्वर संयुक्त स्वर होता है। प्लुत स्वर की बात करेंगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर जो होता है उससे 3 गुना समय लगे तो प्लुत स्वर होता है, जिसे खींच कर बोला जाता है। प्लुत स्वर में उसको खींच कर बोल, जैसे ओम, राम, तो जिसको खींच कर बोला जाता है वो प्लुत स्वर में आ जाता है। और देखते हैं निर्माण की बात कर लेते हैं। अ प्लस ई जो है, देखो अ प्लस ई की सहायता से ए बनता है, क्या छोटा ए, और अ प्लस ए ले लेंगे जब तो बड़ा ए बनता है। अ प्लस ए से बड़ा ए बनता है। अ प्लस उ से ओ बनता है। अ प्लस ओ से ओ बनता है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतना जो जुड़ का बनता है, संयुक्त होता है। आगे देखते हैं आगत बोलते हैं, जिसमें यह अंग्रेजी से आया है। जैसे आगत स्वर बोलते हैं, आ अंग्रेजी स्वर से आया है। तो जैसे जो डॉक्टर के ऊपर लगता है चंद्र बिंदु टाइप, मगर उसमें बिंदु नहीं रहता, केवल ऐसे चंद्र रहता है, तो ये आगत स्वर का है। जैसे टॉफी, कॉफी इसमें है। आगे देखते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें भी हम निम्न प्रकार से कहें, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर को हम कैसे याद रख सकते हैं, कौन कौन आता है इसमें? तो ई यानी छोटी ई, बड़ी ए और बड़ा ए, यह अग्र स्वर में। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाए, या छोटा सा लिखे, आप लोगों को दिख रहा होगा अग्री। इसमें देखिए दोनों ई आ जाएंगे और दोनों ए, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो दोनों ई दोनों ए, अग्री। अग्र स्वर को अग्री बोल के याद किए, मतलब एक शॉर्ट तरीका है अपना, ऐसे याद कर सकते हैं। और मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, अ जो होता है अ की मात्रा, वो मध्य स्वर में आता है। तो देखिए अग्री स्वर की बात कर लें, अग्र स्वर की, तो इसे अग्री से याद कर लिए, दोनों ई आएंगे, दोनों ए आएंगे अग्र स्वर में।
अग्र स्वर की क्या मतलब विशेषता कैसे जानेंगे वैसे तरीके से। तो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर को अग्र स्वर मतलब ई, बड़ी ई, ए, ए। ये देखो जीभ जब आप बोलोगे तो जीभ के अगले हिस्से एकदम देखो एकदम आगे वाले हिस्से से बोला जा रहा है, तो इसलिए इसे अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर जैसे जब बोलोगे तो आपके मध्य से आवाज निकलेगी, जीभ के मध्य भाग से। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मतलब जीभ का मध्य भाग काम में आता है, उसे मध्य स्वर बोलते हैं। जैसे यह जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। और इसी तरीके से पश्च स्वर की बात करेंगे। पश्च स्वर में आता है आपका बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ। ये जो है एक इसमें आता है पश्च स्वर में। इसको देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करे उसे पश्च स्वर कहते हैं भाई। जिसमें जैसे बताया अभी मैं आपको, बड़ा आ आएगा, दोनों ऊ यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, यह पश्च स्वर में आएंगे। इसको आप दोबारा तिबारा जितनी बार देख सकते हैं देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अरे इसको याद कर लीजिएगा, अग्र स्वर को अग्री से, मध्य स्वर को, बाकी जितने बचे उसको हम लोग पश्च स्वर में डाल देंगे। यह तरीका है एक याद करने का। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो इसको भी हम निम्न प्रकार के जैसे समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। समृत स्वर में क्या आता है, ऊ, बड़ा ऊ, ई, बड़ी ई। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, अर्थात मुंह आपका जो होता है मुख वो लगभग बंद हो, उसमें वो कौन सा स्वर होता है, समृत स्वर होता है, समृत। इसको याद करने के लिए हम शॉर्टकट यहाँ लिखे हैं सुई, अर्थात दोनों ऊ दोनों ई। समृत स्वर में क्या आएंगे, दोनों ऊ दोनों ई। सुई याद कर लीजिएगा आप लोग, समृत स्वर में सुई याद कीजिएगा, शॉर्ट तरीका है भाई अपना याद करने का। दोनों ऊ दोनों ई आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊ आया है और ई, तो यहाँ से आप लोग दिमाग में रखिएगा कि दोनों ऊ और दोनों ई समृत स्वर में आएंगे। ठीक है, अगला देखें अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर में याद कर लेंगे ओ ए, ओ ए से याद कर लेते हैं, ओ आता है और बड़ा ए, तो ओ ए बोल देंगे। एक डायरेक्ट इसको जोड़ के जैसे ओ ए से याद कर लेंगे, एक तरीका है अपना स्वर। इसको जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद हो, इसमें ओ बोलोगे तो आधा खुला रहता है मुख, आधा बंद रहता है। ए बोलोगे बड़ा ए, तो उसमें भी आधा मुख खुला रहता है आधा बंद रहता है। तो इसे अर्ध समृत स्वर। विवृत स्वर की बात करेंगे तो एक ही है, बड़ा आ। इसमें मुख जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, मुख जो है पूरा खुल जाता है, आ बोलते हो ना आ, तो विवृत स्वर में आ। अर्ध विवृत की बात करेंगे तो अर्ध विवृत में आता है, मतलब छोटा औ और ए, अर्थात छोटा ए जो है अ, औ और ए आता है। इन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, जिन स्वरों को उच्चारण में मुख आधा खुला हो, अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। बताया हम आपको ट्रिक, जिसमें लग रहा था उसमें हम बताए। जैसे समृत में सुई लग रहा था, दोनों ही आराम से याद कर लेंगे। अर्ध विवृत में बताएं, अर्ध समृत में बताएं, ओ से याद कर लेना, ओ ए, दोनों को जोड़ के ओ ए, अर्थात ओ और बड़ा ए। विवृत में तो एक ही है बड़ा आ, अर्ध विवृत में जो जो बचा उसे डाल देंगे, जैसे औ और ए। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे। स्वरों का, स्वरों का ओष्ठ आकृति के आधार पर वर्गीकरण, तो इसका दो प्रकार से ऐसे कर देंगे, विवृत मुखी, वृत्त मुखी और अविवृत मुखी। कौन कौन सा, ओष्ठाकृति के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण विवृत मुखी और आवृत्त मुखी के दो प्रकार से करें। विवृत मुखी में
विवृतमुखी की बात करेंगे तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये किसमें आता है? वृत्तमुखी में। किसमें? वृत्तमुखी में। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो, जैसे ऊ बोलोगे तो एकदम ओठ जो है आपका गोलाकार हो जाता है। मुंह में देखिएगा ओठ, ऊ बोल के देखो, ऊ, तो जब बोलोगे तो ओठ एकदम गोलाकार हो जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार बड़ा ऊ बोलो, ऊ, थोड़ा खींच के, तो देखोगे ओठ पूरा गोलाकार हो जाएगा। ओ और औ बोल के देख लेना आप लोग। वृत्तमुखी में ओठ एकदम गोलाकार हो जाता है। वैसे आवृत्तमुखी की बात करेंगे तो आवृत्तमुखी में आपका आता है अ, आ, ई, ए, ए। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, वृत्त की तरह और गोला या तो गोलाकार नहीं हो पाता है। किसमें? आवृत्तमुखी बोलते हैं उसे। अर्थात आधा वृत्त, आवृत्त की मतलब आधा वृत्त की तरह मान सकते हैं कि ऐसे मतलब कि वो ज़्यादा गोलाकार नहीं, एकदम मतलब गोला चिपटा टाइप का हो जाता है। जैसे अ, आ, ई, ए। ये किसमें आते हैं? आवृत्तमुखी। आगे देख लेते हैं इसी आधार पे। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जाति के आधार पर हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देख लेंगे कैसे। दो प्रकार से करेंगे, सजाति और विजाति। मतलब एक जाति के कौन कौन से हैं और अलग अलग जाति के कौन कौन से हैं, तो इसे देख लेंगे। तो सजाति में मतलब जो एक ही से मिलकर बने हों ऐसे सजाति होते हैं, मतलब एक ही जाति के। जैसे आ, ई, उ। मतलब अ में अ जुड़ के आ बन जाता है, मतलब एक ही जाति का है। ई में ई जुड़ के बड़ी ई बन जाता है, मतलब एक ही जाति। ऊ अर्थात छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ, अर्थात ही एक ही जाति के, इसलिए इसे बोलते हैं सजाति। आ, ई और ऊ, ये क्या है? सजाति। विजाति की बात कर लेंगे तो विजाति में आपके ए, ओ, औ ये आ जाते हैं, क्योंकि ये सजाति में नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए ये बनाने के लिए अ प्लस ई यहाँ लिखे हुए हैं, हम अ प्लस ई का प्रयोग करेंगे। अ प्लस ई मिलकर ए बनते हैं। और बड़ा ए बनाने के लिए अ प्लस ए जब बनाएंगे तब बड़ा ए बनेगा। अ प्लस ऊ की सहायता से ओ बनता है, ऊपर मैं आपको बताया ही। और अ प्लस ओ की सहायता से अ बनता है, तो ये विजाति में आ जाते हैं। विजाति में कौन कौन से? दोनों ए, दोनों अ। एक इसमें विजाति में। सजाति में अ, आ, ई, उ, ये क्या है? सजाति में। जाति के आधार पर वर्गीकरण हमने आपको दिखाया। हम आगे देखते हैं कि क्या है इसमें और आपको आगे बताते हैं। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। स्वर की बात हमने कर लिया, अब हम व्यंजन की बात करेंगे। किसकी? व्यंजन की बात। तो व्यंजन लिखे हुए हैं वहाँ, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, व्यंजन। ऊपर भी हमने आपको बताया, यहाँ भी होता है। जो वर्ण जो होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाए वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखते हैं क में क प्लस अ से मिलकर के बना है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो इसमें हम देख लें वर्ग की बात। क वर्ग बोलते हैं, च वर्ग बोलते हैं, ट वर्ग बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं और प वर्ग बोलते हैं, और अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो हम आपको बोलते हैं कि जो पहला लाइन होता है ऐसे, अर्थात क्षितिज रेखा में, जो क्षितिज रेखा में, इसे बोलते हैं स्तंभ। ऊपर से नीचे आएंगे तो स्तंभ बोलेंगे, नीचे से मतलब क्षितिज रेखा में जाएंगे इसे कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और ऊपर से नीचे आएंगे तो इसे स्तंभ बोलते हैं। तो क वर्ग में क्या आता है आप लोग जानते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। वैसे प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो यह फिक्स होता है, 4। कितने? 4, जो आपको दिख रहे हैं।
जो आपको दिख रहे हैं, य, र, ल, व। ये 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। बाकी क, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, जिसको याद नहीं होता उसको ऐसे याद कर लेंगे। कचट तप बोलते हैं, कचट तप। याद हो गया होगा आपको। तो कचट तप यहाँ से गिन लोगे 5 होंगे। क 1 2 3 4 5। तो इसमें एक लाइन में जैसे क ख ग घ अंग 5 होंगे, फिर 5 होंगे च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में भी होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 25। ये 25 के 25 क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। और ड और ढ, ड और ढ, इससे क्या बोलते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। यहाँ हमने आपको लिख कर दिखाया भी है। क्या बोलते हैं? उक्षिप्त व्यंजन। ड और ढ जो होता है वो उक्षिप्त व्यंजन होता है। यहाँ लिखा गया उक्षिप्त व्यंजन। और जो अंतिम यानी पंचमा अक्षर बोलते हैं किसको? अंग, ञ, अड़, न, म। अर्थात ये जो कचट तप हमने आपको बताया, इसका लास्ट अक्षर अर्थात पंचमा अक्षर, जो पांचवा अक्षर होता है उसको हम पंचमा अक्षर बोलते हैं, या नासिक के वर्ग बोलते हैं। क्या? नासिक के। आपसे अगर पूछेगा कि नासिक के वर्ग कौन सा है, तो अंग, ञ, ड़, न और म। अर्थात पंचमा अक्षर को ही नासिक वर्ग बोलते हैं। और इसमें अब आगे हम बात करेंगे य और व जो होता है, य यति और व वकील बोलते हैं हम लोग बचपन से ही। य और व ये क्या है? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्यों अर्ध स्वर कहलाते हैं? जैसे महिलाएं लिखें य यति वाले। अब ये भी सही है, और इसके स्थान पे हम जगह जगह महिलाएं अर्थात मात्राएं का प्रयोग कर देते हैं, ए वाला छोटा ए। जैसे कौवा लिखे, व वकील का यहाँ प्रयोग है, कौवा और कौवा दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आया, अगर इसमें पूछे कौन एकदम शुद्ध है, तो हम मात्राओं वाले को प्रायोरिटी देंगे, उसे प्रायिकता पे रखेंगे, मतलब पहले उसे ही रखेंगे। इसलिए य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। पूछता है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, तो य और व कौन से हैं? अर्ध स्वर है। यहाँ से हम अंतस्थ व्यंजन पूछेगा कि कौन से हैं, तो य, र, ल, व। यह अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 4। इस प्रकार हम अब आगे देखते हैं। र, रस्सी, र वाला। र को प्रकंपित और लुंठित वर्ड बोला जाता है। प्रकंपित वर्ड बोल सकते हैं, लुंठित वर्ड। र जो होता है प्रकंपित वर्ड और लुंठित वर्ड बोला जाता है। र को याद रखिएगा। ल की बात करेंगे तो पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ल पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। जीभ के पश्च भाग से बोला। ल को बोल के देख लीजिए, आपके एकदम कंठ के पास से निकलेगा। कंठ के नटे के ऊपर जो कंठ होता है, कंठ के पास से निकलेगा ल। इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन यानी पीछे से एकदम पश्च भाग से बोला जाता है। जीभ के, जीभ के यहाँ लिख भी दिए हैं, जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। इसलिए ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अब उसमें व्यंजन की बात करेंगे। किसकी? उसमें व्यंजन। उसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन, मतलब जो संघर्ष करेगा उसका एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कोई संघर्ष कर रहा है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है संघर्ष को लेकर, तो उसी को बोलते हैं ऊष्मी व्यंजन, या उसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। स अर्थात बड़ा स, षटकोर स और छोटा स, अर्थात स, स और स अर्थात तीनों स और ह, ये क्या है? ऊष्मी व्यंजन, या इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? स, स और ह, अर्थात बड़ा स, षटकोर स, छोटा स और ह, ये क्या है? संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन, जिसके उच्चारण में मुख से ऊष्मा अर्थात गर्म हवा निकले, उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, या उसी को संघर्षी व्यंजन। अब हम आगे चलेंगे। संयुक्त स्वर आपसे पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर, तो स्र
इसको बोलते हैं क्या, स्र। जैसे श्री लिखते हैं तो उसमें इसी स्र का प्रयोग होता है ना, तो स्र ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। छ संयुक्त व्यंजन। त्र त्रिशूल वाला, त त्र त्रिशूल वाला, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ ज्ञानी, यह क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो आपसे पूछे हैं कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो स्र, छ, त्र और ज्ञ, यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपको यहाँ दिख रहा है, पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, मतलब कितनी संख्या है उनकी। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आप लोग बता देंगे कि 4 है। स्र, छ, त्र और ज्ञ अगर पूछेगा तो इसको बताएं। अब यह किस किस से मिलकर बना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से पक्का प्रश्न बनता है। जैसे स्र, स प्लस र से मिलकर बना है, किससे, स्र, स की मात्रा निकल जाता है, मतलब हलंत लगा देते हैं हम, स प्लस र से मिलकर बना है स्र। छ कैसे बना है, क प्लस स से, क प्लस स से छ बना है। त्र की बात करेंगे, त प्लस र से मिलकर त्र बना है। ज्ञ की बात करें, ज प्लस इ से मिलकर ज्ञ बना है। ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस इ से ज्ञ। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसका हम आगे जब चल के हम आपको, जब आप लोग पढ़ लेंगे थोड़ा, आप लोगों को पता हो जाएगा कैसे कैसे है, तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कैसे बनता है यह। ठीक है, आगे हम आप लोगों को देखते हैं कि क्या क्या है। आगे हम देख रहे हैं कि वर्डों की संख्या की बात करें, किसकी, वर्डों की संख्या। तो वर्डों की संख्या किस प्रकार से बांटा गया है, उसको उसको देखेंगे कितने वर्डों की संख्या है उसको। तो वर्डों को हम लोग स्वर, अयोगवा, उच्छिष्ट, संयुक्त और व्यंजन, इतने प्रकार में बांट के मतलब गिनते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी, 11। अयोगवा 2, अयोगवा कितने, 2। हम लोग बताए ना अयोगवा कौन कौन, आपको बताते रहते हैं कौन कौन से है। तो अंग और अह को ही अयोगवा बोलते हैं, वह 2 है उनकी संख्या। उच्छिष्ट व्यंजन 2, ड और ढ जो उच्छिष्ट होते हैं कितने हैं, 2 हैं। आपको हमने बताया, वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं अगर आपको नहीं याद हो तो। ड और ढ उच्छिष्ट होते हैं जिनकी संख्या 2 है। संयुक्त स्वर हमने आपको अभी बताया, जस्ट अभी, स्र, छ, त्र और ज्ञ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी, 4। और व्यंजन, टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33। इसको हम आप लोग को विस्तृत आगे बताएंगे कि 33 कैसे होते हैं। तो यहाँ आप लोग फिलहाल याद करिए कि व्यंजनों की संख्या कितनी, 33। टोटल जब आप लोग ये ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल व्यंजनों की संख्या 52, अर्थात टोटल व्यंजन बोल रहे हैं, सॉरी, टोटल वर्डों की संख्या कितनी, 52। तो अर्थात वर्डों की संख्या आपसे पूछा जाए कि वर्डों की संख्या कितनी है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 52, अर्थात 52। आगे चलते हैं भाई, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं। तो देखो उच्छिष्ट व्यंजन कितने थे, 2 ऊपर मैंने बताया, ड और ढ, ड और ढ। इनसे कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता, मतलब जब कोई शब्द लिखेंगे तो ड और ढ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, कोई भी शब्द शुरू नहीं है, याद रखिएगा। ड और ढ में जो नीचे बिंदु रहता है, यही कारण है कि इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता। अगर कोई शब्द शुरू भी होगा उसके नीचे बिंदु नहीं लगा रहेगा, अर्थात उच्छिष्ट व्यंजन से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, याद रखिएगा। इसको हमने आपको याद कराया अभी कि कचट तप से याद कर लीजिएगा आप लोग, किससे, कचट तप से। कचट तप यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे। तो देखिए इसमें, इसको बोलते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट स्तंभ बोलते हैं, अर्थात कॉलम। और इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 है। ठीक है,
तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। यहाँ से आप लोग काउंट कर लेंगे। कचट तप, कचट तप, क वर्ग में 5, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें 5-5 व्यंजन है। जिसको आप देखेंगे तो इसको ही बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो टोटल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25। और पंचमा अक्षर को नासिक के वर्ण बोलते हैं। नासिक के वर्ण या नासिक के व्यंजन, जो भी बोले आप। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो य, र, ल, व। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व, यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन की बात करेंगे तो तीनों स और ह, अर्थात बड़ा स, षटकोर स, छोटा स और ह, यह क्या है? ऊष्मी व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या हमने आपको ऊपर बताया कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या याद करिए। याद हुआ? 33। कितने? 33, 33। र के रूप से भी प्रश्न बनता है। तो र का कितने रूप होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। लगभग 3 प्रकार के रूप होते हैं। आप लोग यहाँ से देखो, यह र का रूप है, देखो री ऋषि वाला है। स्वर जो नीचे लगा रहता है, देखो कृपा में जैसे लगा है, तो यह स्वर है, यह री ऋषि वाला है, तो इसे र नहीं मानते हैं, यह री ऋषि का है। देखो मात्रा, यह जो त्र में लगा हुआ है नीचे क्रॉस में, यह पूरा र है, पूरा र है। हम आप लोग को याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता देंगे अभी कि कौन सा र आधा होता है, कौन सा र पूरा होता है। देखो कर्म में जो ऊपर उड़ौआ र बोलते हैं सब लोग, उड़ौआ र, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि इसको बोलते उड़ौआ र। इसमें आधा र है, मतलब आधा र है लेकिन आधा है। ट्रक में देख लेंगे, या क्रॉस में लगा हुआ है, यह पूरा र है। अब हम लोग बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि किस में पूरा र है, किस में आधा र है। तो देखो भाई, जो चीज़ हल्का होता है उसे हम लोग सर पे रख लेते हैं। जो चीज़ हल्का होता है उसे हम क्या करते हैं? सर पे रख लेते हैं। और जो चीज़ वजन होता है, गढ़ू होता है, भारी होता है, उसे हम लोग ढंगला के ले जाते हैं, मतलब ढकेल के ले जाते हैं। तो देखो कर्म में जैसे कोई चीज़ हल्का मान लेते हैं कि कोई चीज़ था हल्का, र हल्का होगा तो उसे ऊपर रखा है। हल्का कब होगा? जब वह आधा होगा। जब ऊपर र रहता है तो वह आधा रहता है, और जब पदेन र रहता है, मतलब पद में यानी उसके पैर में रहता है, लुढ़का के ले जा रहा है, तो वह पूरा र होता है। अब आप लोगों को कंप्लीट याद हो गया होगा कि कौन सा र आधा होता है, कौन सा पूरा। जो ऊपर लगा रहेगा वह आधा र रहेगा, बाकी सब र जो नीचे लगते हैं वह पूरा रहता है। हम आगे आपको दिखाते हैं कि मतलब आगे क्या है। आगे देखें, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन की बात है तो अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में आता है स्वर, अल्प प्राण में आता है स्वर, और फर्स्ट रो आता है, फर्स्ट रो नहीं मतलब फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फिफ्थ, यानी इसको याद करें, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा आता है अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन आता है किसमें? अल्प प्राण में। अल्प प्राण की बात करें किसे कहते हैं? जिसको बोलने में कम प्राण वायु लगे, जिसको बोलने में कम वायु प्राण लगे उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण में क्या कहता है? दूसरा लाइन आता है, मतलब दूसरा स्तंभ बोलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा और चौथा। इसको याद करने के तरीके हम आपको बताएंगे। दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है, और महाप्राण में आता है ऊष्मी व्यंजन भी महाप्राण में आता है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मी व्यंजन भी महाप्राण में आता है। महाप्राण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में अधिक प्राण वायु लगे, जिसको बोलने में अधिक प्राण वायु लगे उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण को याद करने का तरीका आसानी से, जैसे 2-4 याद कर लेते हैं, एमपी से महाप्राण याद कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक में, एमपी 2-4 तो दूसरा और चौथा से क्या है? एमपी से महाप्राण, तो 2-4 अर्थात 2 और 4 जो है वह महाप्राण में आते हैं, और उसमें व्यंजन भी महाप्राण। आगे देखते हैं। स्वर तंत्रियों के
कंपन के आधार पर व्यंजन की बात कर लेते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन, तो इसको भी हम लोग दो प्रकार से बांट के देख लेते हैं। एक सघोष, एक पहले अघोष फिर सघोष या उसी को बोलते हैं घोष। सघोष या उसी को बोलते हैं घोष। अघोष क्या होता है? जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन न करें, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण। और घोष वर्ण की बात करें, जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण में पहला और दूसरा अघोष वर्ण है। क्या है? पहला दूसरा स्तंभ जो है वह अघोष वर्ण में आता है। और से अर्थात तीनों स, पहला दूसरा और तीनों स वह अघोष में आते हैं। सघोष की बात कर लेते हैं या सघोष को ही घोष बोलते हैं। इसमें तीसरा स्तंभ, चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा प्लस इसमें स्वर भी शामिल है। और ह और य र ल अर्थात यह किसमें? सघोष अर्थात घोष में। आप लोग कंफर्म हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। किसके? उच्चारण स्थान। ठीक है, इसको बोलते हैं कचट तक। इसको हम आपको याद भी करा दिए। तो क से कंठ वर्ण, मतलब कंठ वर्ण में क वर्ग जो होता है वो कंठ वर्ण में आता है। और च वर्ग जो होता है तालव्य वर्ण, तालव्य में आता है च वर्ग। मूर्धन्य में आता है आपका, मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य में कौन सा वर्ग? ट वर्ग आता है। दंत, त वर्ग आता है। दंत में त वर्ग। ओष्ठ में प वर्ग आता है। कंठ में क वर्ग अर्थात क ख ग घ अंग और अ आ ह विसर्ग। विसर्ग यानी अह। अह को विसर्ग ही बोलते हैं। अह यह किस में आता है? कंठ में। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करेंगे, कंठ पे अर्थात कंठ जो आपके नटई बोलते हैं, नटई, नटई में जो कंठ होता है। क कबूतर कंठ पे आके मार दिया, मान लो क कबूतर कंठ पे आके मार दिया, तो आप बीच छोड़ दिया, उसमें विसर्ग के बीच छोड़ दिया। तो आप लोग कैसे करते हैं? जब कबूतर आके मार देगा, बीच छोड़ेगा, आप लोग कहेंगे आह, आह, मतलब आह कर देंगे ना। तो अर्थात क कबूतर अर्थात क वर्ग विसर्ग और आह और ह, ये किसमें? कंठ पे मारा है क कबूतर, तो कंठ हो जाएगा। और तालु की बात करेंगे, तालव्य वर्ग अर्थात तालु वाला। च वर्ग आता है। तो च चम्मच से, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको, ट्रिक। इसको कैसे याद रखेंगे? च वर्ग अर्थात कोई माँ है, वो अपने बेटे को दूध पिला रही है च चम्मच से। ठीक है, तो उसके तालू में लग गया। किसमें? तालू में चम्मच लग जाता है। तो करता है, माँ पूछती है ई, वो करने लगता है बच्चा, ई ई ई करते हैं ना बच्चे, ई जब लग गया तो लगता है रोने, ई करके। तो माँ पूछती है क्या हुआ? तालू में लग गया। तो वो बोलता है यस यस यस। तो य और बड़ा स, च चम्मच लग गया किसमें? तालू में। तो बच्चा रोया कैसे? ई करके। तो माँ पूछी क्या चम्मच लग गया तालू में बेटा? तो उसने बोला यस यस माँ यस। इसको ऐसे याद रख लेंगे, च वर्ग को तालु। मूर्धन्य की बात करें तो ट वर्ग आता है। इसको कैसे याद रखेंगे? ट टमाटर खा के, ट टमाटर खा के र री सी, र री सी मतलब र और री और षटकोर स वाला स, र री सी क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ट टमाटर खा के र री सी मतलब र और री और स षटकोर स वाला क्या हो गए? मूर्धा हो गए। और आगे देख लेंगे दंत वर्ग। किसमें? दंत। दंत वर्ग में त थ द ध न और ल स अर्थात दांत कितने होते हैं? दंत, दंत को दांत बोलते हैं। दांत कितने होते हैं? वैसे सभी लोग बोलते हैं कि 32 को दांत तेरा तोड़ दूंगा, तो अर्थात 32 ही मान लेते हैं। तो ल स किसका निकलता है? कोई संख्या का ही ल स निकलता है। तो
दांत को हम एक संख्या मान लेते हैं, उसका क्या निकला है ल स, अर्थात दंत वर्ग में ल और स आएगा, और बाकी त वर्ग तो है ही है, वो तो है ही, त वर्ग तो है और ल स आ जाएगा। दांत 32 होते हैं, अर्थात दंत वर्ग में त वर्ग और ल और स आते हैं। अगला देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ वर्ग प वर्ग आता है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, तो प फ ब भ और उ ये कितने आता है ओष्ठ में, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे आप लोग। और अगला अब आगे देखते हैं कंठ तालब, मतलब कंठ प्लस तालु से मिलकर कौन कौन से बने उसे कंठ तालब कहेंगे। जिससे दोनों ए अर्थात छोटा ए बड़ा ए, अ प्लस ई से छोटा ए बन जाता है, और अ प्लस ए जब ले लेंगे अ प्लस छोटा ए तब बड़ा ए बन जाता है। अ किस में आता है, तो आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, कंठ में आता है, किसमें कंठ में। अ किस में आता है कंठ में आता है, और ऊ किस में आता है ओष्ठ में। अर्थात हम कंठ तालव्य की बात करें तो कंठ में किस में आता है, अ किस में आता है कंठ में, और ई किस में आता है तालु में, तो कंठ तालव्य। अ प्लस ई से छोटा है, अ प्लस ए जब ले लेंगे, यहाँ लिखा गया नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, अ प्लस छोटा ए लेंगे तो ए बन जाता है, अर्थात कंठ तालव्य। अ जो है कंठ का है, ई जो है तालु का है, तो कंठ तालव्य हो जाता है। उसी प्रकार से आगे कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से मिला होता है, दोनों ओ मतलब ओ और अ जो है कंठोष्ठ होते हैं। अ प्लस ऊ से ओ बनता है, अ प्लस ओ से अ बनता है, अ प्लस ऊ से ओ बनता है, अ प्लस जब ओ ले लेंगे अ में ओ जोड़ेंगे तो अ बन जाएगा। तो ये क्या है कंठोष्ठ ओ और अ क्या है कंठ से निकलता है अ, और ऊ जो है ओष्ठ से, यहाँ देख सकते हैं आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। तो ओष्ठ में क्या आता है ऊ, और अ जो है कंठ में, तो कंठ ओष्ठ। और इसको याद कर लेंगे, व वकील किस में आता है तो दंतोष्ठ में आता है, व वकील किस में आता है दंतोष्ठ में आता है। पूछ लेता है डायरेक्ट कि वह कौन सा है, तो वह कौन सा मतलब कहाँ से बोला जाता है, उसका मतलब ध्वनि कैसी है, तो दंतोष्ठ क्या है दंतोष्ठ, वह दंतोष्ठ है, वह वकील दंतोष्ठ। एक बार प्रश्न पूछा था कि अगला देख लेंगे, अगला एक बार प्रश्न पूछा था कि बच्चों वाले वर्ड किसे कहते हैं, तो ओष्ठ जो होता है प वर्ग, अर्थात प फ ब भ म, ये क्या है ओष्ठ वर्ग में आता है, और इसे ही बोलते हैं बच्चों वाले वर्ड। अर्थात जब कोई बच्चा रहता है तो उसका पहला यही यहीं से निकलता है, अर्थात प फ ब उसके मुंह से जब भी कोई आवाज़ निकलेगी तो इन्हीं अक्षरों से उसकी शुरुआत होती है। जैसे प से या तो वो पापा बोल दे, म से या माँ बोल दे, ब से जो बुआ बोलते हैं हम लोग बुआ, ऐसे वो फ से फूफा बोल दे, ऐसे कुछ बोलते हैं बच्चों वाले वर्ड, इसलिए ओष्ठ वर्ड को ही बच्चों वाले वर्ड भी कहते हैं। तो हम लोग आपको आज जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो कंप्लीट करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी इसको पलट के दिखा देते हैं हम आपको, तो फर्स्ट चैप्टर आप कौन सा था आपको कंप्लीट कराएं। देखो ये हमारा नोट्स है, इससे हम आप लोग कंप्लीट कराएं, इससे आप लोग को पूरा सा पूरा प्रश्न मिल जाएगा भाई। वर्णमाला चैप्टर को हमने आज कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, याद करने में या याद नहीं हो रहा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए या कैसे भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट छोड़ देना, जिससे कि आपको दिक्कत क्या है। यही हमारा नोट्स है भाई, इसी से हमने आज आपको कराया है। फिर आगे भी इसी से कराएंगे सभी चैप्टर। जो भी दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा। और जाते जाते हम आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।